हेलो फ्रेंड्स, आर के स्टडी 91 में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ऊर्जा, एनर्जी। पिछला टॉपिक मैंने कार्य डाल दिया था और अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो होगा शक्ति, पावर। तो आज हम इस ऊर्जा के टॉपिक में ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा क्या होती है, उसके क्या क्या सूत्र होते हैं, सभी चीज़ का सविस्तार और सूत्र वाइज वर्णन करेंगे और सभी को अच्छे से समझ में आए ऐसा मैंने भरपूर कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा, एनर्जी, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक समान होता है, जिसे हम जूल कहते हैं। अर्थात कार्य का मात्रक ही ऊर्जा का मात्रक होता है और इसे हम जूल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार कार्य अदिश राशि होता है उसी प्रकार ऊर्जा भी अदिश राशि होती है। यदि 1 जूल कार्य करना है तो 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता में जरूर होती है। अर्थात अगर आप कोई कार्य करने में 1 जूल ऊर्जा खर्च करोगे तो आपका कार्य 1 जूल होगा। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार पे। फर्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गति, स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अथवा किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होती है जिसे वह वस्तु कार्य करती है। यानी कि किसी वस्तु की गति के कारण, स्थिति के कारण या दोनों के कारण जो ऊर्जा बनती है या प्राप्त होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगर इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग के बराबर ही यांत्रिक ऊर्जा होती है। जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अर्थात फ्रेंड्स, अगर हम इस यांत्रिक ऊर्जा को उदाहरण की सहायता से समझें तो इसका उदाहरण निम्न प्रकार होगा। जब लकड़ी के गुटके पर कील पर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं तो निम्न प्रक्रिया होगी। जब कोई लकड़ी का गुटका है उस पर कील रख के हम किसी हथौड़े से प्रहार करेंगे तो निम्न प्रकार की प्रक्रिया होती है। हथौड़े में भार के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। हथौड़े में भार के कारण, वजन के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा पहले से विद्यमान होती है। जब हम हथौड़े को उठाते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब हम अगर कील पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है। अब जैसे ही आप हथौड़े से प्रहार करने की कोशिश करेंगे तो उस गति के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और कील को गुटके के अंदर तक भेज देती है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा हो गया। इसे हम उदाहरण के साथ समझ लिया हमने। लकड़ी के गुटके पर जब कील पर लकड़ी के यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। अब यांत्रिक ऊर्जा के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एक होती है गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पहले हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अपनी स्थिति के कारण उत्पन्न इसी कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कोई भी कार्य करने की क्षमता जिसमें अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती हो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, h ऊंचाई होती है। स्थितिज ऊर्जा का मान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा समानुपाती h होती है, जिस कारण पानी की टंकी को ऊपर रखा जाता है। जितनी हाइट पर हम पानी की टंकी रखेंगे उतनी ही तेजी से पानी हमारे नलों में आता रहेगा। तो स्थिति ऊर्जा का मान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जिस कारण पानी की टंकी ऊपर रखा जाता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh सूत्र की उत्पत्ति, ये उत्पत्ति कैसे हुई ये बताते हैं। हम जानते हैं कि कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर fs cos थीटा।
अब यहाँ बल क्या हुआ, जैसे m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसे हम h ऊंचाई तक ऊपर तक उठा रहे हैं, ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु हो गई, h ऊंचाई तक हम इसे उठा रहे हैं और भार इसका mgh हो गया। अब अगर विस्थापन की दिशा और बल की दिशा के मध्य का कोण, यानी विस्थापन भी इस तरफ हो रहा है और बल भी इसी तरफ लग रहा है, तो इनके मध्य का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो W बराबर mg भार हो गया और h ऊंचाई होगी cos 0। cos 0 क्यों, थीटा का मान 0 डिग्री, cos 0 का मान होता है 1, तो W बराबर mg इंटू 1, W बराबर mgh, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, ये सूत्र उत्पन्न हुआ। नोट, बांध द्वारा रुके जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध के निचले स्तर पर जल का प्रेशर अधिक होने के कारण बांध की निचली दीवार अधिक चौड़ी होती है। ये हम भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो पानी का प्रेशर अधिक होने लगता है, तो उसी स्थिति में बांध के द्वारा रुके जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध के निचले स्तर पर जल का प्रेशर अधिक होने के कारण बांध की निचली दीवार अधिक चौड़ी हो जाती है या चौड़ी रखी जाती है। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण जैसे तनी हुई डोरी, स्प्रिंग आदि स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। यदि लोलक का द्रव्यमान m हो, m उसे कील से l लंबाई के धागे से लटकाया गया हो, तो अक्ष विस्थापन के लिए लोलक की स्थितिज ऊर्जा निम्न प्रकार होगी। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, हाफ mg अपॉन l, लंबाई कितनी l है, इंटू अक्ष स्क्वायर, जहाँ विस्थापन अक्ष हुआ था, के बराबर mg अपॉन l, mg l स्थिर है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, EP इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के स्थिरांक है, क्योंकि हमने m g और l को स्थिर रखा है जिसे k का नाम दिया है, जो k स्थिरांक हो गया, तो EP इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सूत्र हुआ स्थितिज ऊर्जा का। जैसे m द्रव्यमान का कोई लोलक है, यहाँ पे अधिकतम एनर्जी होगी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी तो B पर हो गई और काइनेटिक एनर्जी होगी A पर, ये विस्थापन हुआ अक्ष फोर्स लगाने पर। सेकंड आ गई गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। हमने यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया है, अब आ गई गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अपनी गति के कारण कार्य करने की उत्पन्न क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। यानी अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², और गतिज ऊर्जा में परसेंट वृद्धि का सूत्र होता है वृद्धि प्लस वृद्धि प्लस वृद्धि बटा 100, अर्थात a प्लस b बटा 100, यह सूत्र। गतिज ऊर्जा सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में समझो। यदि हम m द्रव्यमान की एक वस्तु का एक समान वेग u से गतिशील कराते हैं एवं इस पर एक बल F वस्तु की गति की दिशा में लगाया गया है, तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित होगी और इसी कारण वस्तु का वेग v हो जाता है। यानी पहले प्रारंभिक वेग u हो गया और अंतिम वेग जहाँ वस्तु गतिशील रहेगी वो वेग हो गया v हो गया, प्रारंभिक वेग u हो गया। तो गति के तृतीय समीकरण के अनुसार गति का तृतीय समीकरण कौन सा था, v² बराबर u² प्लस 2as होता है, जहाँ v प्रारंभ अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a तो गुरुत्वीय त्वरण और s a त्वरण होता है, s विस्थापन होता है। तो a बराबर v² माइनस u² अपॉन 2as। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma, यह गलती से k लिख गया लेकिन F बराबर ma हो गया।
तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma होगा। F बराबर m इंटू ए हमने यहाँ से निकाल लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as, जिसका मान यहाँ रख दिया। तो F इंटू एस यहाँ भाग में था, इस तरफ आके गुणा में हो गया, तो एफ एस इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अतः कार्य W बराबर F इंटू एस होता है, तो W बराबर हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो W बराबर हाफ m वी स्क्वायर माइनस 1/2 हाफ m यू स्क्वायर। चूँकि जब वस्तु विरामावस्था में थी, इस कारण प्रारंभ में एक u 0 हो गया, u 0 हो गया तो हाफ m यू स्क्वायर का मान 0 हो गया, तो कार्य क्या बचा, हाफ m वी स्क्वायर। इस प्रकार गतिज ऊर्जा का सूत्र हुआ W बराबर हाफ m वी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m वी स्क्वायर। अब देखते हैं संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध को। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर, अर्थात 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। अब हमने m ऊपर नीचे m से गुणा कर दिया, अब गुणा करने पर m वी स्क्वायर यू अपॉन m स्क्वायर हो गया, तो ऊपर हो गया m v का होल स्क्वायर अपॉन 2m। चूँकि संवेग का सूत्र होता है mv, तो k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध हो गया k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m। अब वैसे तो यांत्रिक ऊर्जा के दो ही प्रकार होते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा के अलावा एक ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, जिसे हम मात्र पढ़ने के लायक रखते हैं, समझने के लिए रखते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यांत्रिक ऊर्जा की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो ही होती हैं। तो विद्युत ऊर्जा भी समझना जरूरी होता है। जैसे विद्युत ऊर्जा का परिभाषा हुई, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अर्थात कोई कण आवेशित है तो उसमें निहित ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जब कण आवेशित होते हैं तो आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये सभी को पता है कि चुंबक के कारण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार विद्युत के कारण विद्युत आवेशित कण होते हैं, आवेशित कणों के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कण के चारों। ये विद्युत क्षेत्र समीप के दूसरे आवेशित कणों पर बल लगाते हैं। अब आवेशित कण दूसरे आवेशित कणों पर जाहिर सी बात है बल लगाएंगे, आवेशित कणों पर बल लगाते हैं एवं उन्हें गति प्रदान कर देते हैं। अब बल लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर गति जरूर होगी, तो गति प्रदान कर देते हैं, जिससे ऊर्जा का संचरण होता है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाने लगती है। सन 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत जनित्र की खोज की। विद्युत जनित्र किस प्रकार कार्य करता है, इसका एक डायग्राम है जिससे हम समझें कि विद्युत जनित्र कैसे कार्य करता है। जब हम कोयले का दहन करते हैं, कोयले के दहन के द्वारा पानी की भाप बनाई जाती है, भाप यानी वाष्प बनाई जाती है, जो टरबाइन व जनित्र को चलाने में सहायक होती है। और पानी और भाप को ठंडा रखने के लिए एक शीतलक जरूर जोड़ा जाता है पानी और भाप के मध्य। तो कोयले के दहन से पानी की भाप बनती है और भाप के द्वारा टरबाइन या जनित्र बनता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि कोयले एक ऊर्जा हो गई, ये ऊर्जा हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण के नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। इसे हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरण कर सकते हैं। अर्थात अगर हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, कार्य करने पर जो हमारी ऊर्जा नष्ट होती है या काम में ली जाती है, वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम कोयले का दहन किया, कोयले के दहन के द्वारा पानी की हमने भाप बनाकर टरबाइन जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की। तो पहले कोयले के दहन करने से जो ऊर्जा थी कोयले के दहन में, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, वो नष्ट नहीं हुई। तो इसी प्रकार ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, चाहे वो एक रूप से दूसरे रूप में जरूर रूपांतरण हो सके, लेकिन ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी।
एक ऊर्जा का क्षय जरूर होता है। जिसे क्षय कौन सा होता है इसके बारे में समझा देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है लेकिन समझा देता हूँ। ऊर्जा का क्षय कब होता है? जब एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तब बिजली के रूप में या चिंगारी के रूप में जो ऊर्जा हमें दिखती है चमकती हुई या उत्पन्न होती हुई, तो वो ऊर्जा ज़रूर थोड़ी बहुत क्षय होती है, लेकिन इसके अलावा ऊर्जा कभी भी नष्ट भी नहीं होती, ना उत्पन्न की जाती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जाती है। इस प्रकार हमारा ऊर्जा का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है, और आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा शक्ति का, जो मैंने वीडियो के पहले बोल भी दिया है। और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए।